In this video we are going to talk about isolation of copper. तो कॉपर के आइसोलेशन के लिए, अरे वाह मज़ा आ गया सर, फिर से अच्छा हाँ, आइसोलेशन ऑफ कॉपर के लिए ये लो फिर से करते हैं, ये लो बस आए ना मज़ेदार। हाँ, तो आइसोलेशन ऑफ कॉपर जो है उसके लिए पहले आपको कॉपर के ओर्स लर्न कर देने हैं। पहला है कॉपर पायराइट, कॉपर ग्लैंस, मैलेसाइट, अजूराइट एंड क्यूपराइट। बराबर है। तो आप पहले ही इसके पहले के जो वीडियोस थे उसमें आप देख चुके हैं कि ये आपका क्या है, कॉपर पायराइट, जिसे आप कह सकते हैं चाल्को पायराइट। ऑलराइट, चाल्को पायराइट भी इसको कहते हैं, तो ये नाम खास याद रखिए। CuFeS2 इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट, चाल्को पायराइट। ओके, उसके बाद में कॉपर ग्लैंस दैट इज Cu2S, मैलेसाइट CuCO3.CuOH twice, and azurite that is CuCO3.2CuOH twice, and then you have a cuprite that is Cu2O। ऑलराइट, तो ये आपका हो गया मैलेसाइट, अजूराइट। ठीक है, ये सारे कॉपर के ओर्स है। और इसके अलावा ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं दैट इज़ नथिंग बट रूबी कॉपर। ठीक है, तो आपने ऑलरेडी एक एल्यूमिनियम वाला भी रूबी देखा हुआ है, ये कॉपर वाला रूबी है। ओके, अभी अरे वाह, अभी इसका हमारा मेन एक्शन प्लान क्या है, मतलब किस तरह से हम कॉपर को एक्सट्रैक्ट करने वाले हैं। तो डेफिनेटली जैसा आपने देखा है मेटालर्जी के 4 स्टेप, कॉन्सेंट्रेशन, रोस्टिंग, कैल्सिनेशन, रिडक्शन, रिफाइनिंग, तो सेम यहाँ पर भी पहले कॉन्सेंट्रेशन होगा, रिडक्शन होगा और फिर रिफाइनिंग होगा। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन में हम और कौन सा यूज़ करने वाले हैं, चाल्को पायराइट दैट इज़ CuFeS2। और क्योंकि ये पायराइट है, सल्फाइड ओर है, इसके लिए कॉन्सेंट्रेशन के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, फ्रोथ फ्लोटेशन टेक्निक। बराबर है, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद में रिडक्शन के अंदर सबसे पहले रोस्टिंग रिक्वायर्ड होगा। क्यों रोस्टिंग रिक्वायर्ड, क्योंकि सल्फाइड ओर है। यहाँ पर एक मज़ेदार पॉइंट आप देख रहे हो, हम लोग पार्शियल रोस्टिंग कराने वाले हैं। ये क्या होता है ये आपको डिटेल में अगले स्लाइड्स में मैं कवर करता हूँ, लेकिन पहले याद रखिए कि कॉपर के एक्सट्रैक्शन के वक्त में पार्शियल रोस्टिंग होती है, कंप्लीट रोस्टिंग हम नहीं कराते। कॉपर मेट क्या होता है ये भी मैं आपको रिडक्शन के वक्त बताऊंगा, इसका भी आपको खास ध्यान रखना है। देन इट्स एन ऑटो रिडक्शन प्रोसेस, मतलब आपको किसी भी एक्सटर्नल रिड्यूसिंग एजेंट की मदद नहीं लेनी है। ऑलराइट, मतलब ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड देर विल बी ए फ्लक्स रिक्वायर्ड टू बी एडेड टू रिमूव द आयन, बिकॉज CuFeS2 में Fe भी है और Cu भी है। तो हमको Fe नहीं चाहिए बाबा, हमको सिर्फ कॉपर ही चाहिए। तो Fe को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, डू यू रिमेंबर, गैंग को हटाने के लिए हमें उसमें क्या डालना पड़ता था, उसके अंदर हमें डालना पड़ता था आपका जो है फ्लक्स। जो फ्लक्स रहता है वो गैंग के साथ में रिएक्ट करके स्लैग बना के साइड में हट जाता है। करेक्ट, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। बराबर है। अभी इसके बाद में रिफाइनिंग है, तो रिफाइनिंग के लिए हम लोग यूज़ करेंगे इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में कॉपर सल्फेट जो है एक्वस सोल्यूशन ये लेंगे, और कैसे रिफाइनिंग होगा दैट एवरीथिंग वी विल चेक आउट। सो लेट्स क्विकली गो अहेड विद द रिडक्शन प्रोसेस। होपफुली कॉन्सेंट्रेशन इज क्लियर है, वो तो फ्रोथ फ्लोटेशन आप जैसे यूज़ करते तो वही है। तो रिडक्शन के लिए यहाँ पर हम सबसे पहले देख रहे हैं एलिंघम डायग्राम। जो मैंने आपसे थर्मोडायनामिक प्रिंसिपल का जिक्र किया था ये परफेक्टली वही है। तो फिलहाल तो हमने ये थर्मोडायनामिक प्रिंसिपल मैं अगले एक वीडियो में कवर करने वाला हूँ, बट फिलहाल के लिए आप ये देख लीजिए कि इसमें ऐसा होता है एलिंघम डायग्राम में, जो मेटल जितना नीचे होगा ना उतना वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा, और जितना ऊपर होगा वो उतना कम रिएक्टिव होगा। ठीक है, जितना नीचे है उतना ज़्यादा रिएक्टिव और जितना ऊपर है उतना कम रिएक्टिव। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कॉपर ऊपर है कि सर ऊपर से दूपर से सुपर से ऊपर है, ये तो है ना, ये सबसे ऊपर है। और ऊपर वाला जितना मेटल रहेगा ना, तो नीचे वाला कोई भी बंदा ऊपर वाले को रिड्यूस कर सकता है। समझा क्यों, क्योंकि नीचे वाला जो मेटल है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, ऊपर वाला कम रिएक्टिव है। तो ये तो आप छोटे छोटे न्यूबॉर्न बेबीज से तब से जानते हो, मोर रिएक्टिव कैन डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव। यस और नो, मोर रिएक्टिव कैन डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव। करेक्ट, तो जो मोर रिएक्टिव यहाँ पर है वो नीचे है, बराबर है, और लेस रिएक्टिव ऊपर है। तो मोर रिएक्टिव जो रहेगा वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर सकता है। ठीक है, तो नीचे वाला ऊपर वाले को डिस्प्लेस कर सकता है। ऑलराइट, समझ में आ गया। अभी आप देख रहे हो कि कार्बन की जो यहाँ पर लाइन है, बराबर, ये कॉपर की लाइन आपने कहाँ पर देखी, ये रही, बराबर है। और कार्बन वाली जो लाइन्स है यहाँ पर, कार्बन वाली मैं आपको लाइन बता देता हूँ। तो ये देखिए कार्बन वाला ये वाला लाइन दिख रहा है, नॉट दिस वन, ये वाला, ये CO+O2 है ना। फिर ये दूसरी कार्बन वाली लाइन आप देखिए, और ये तीसरी कार्बन वाली लाइन देखिए जो स्लोप डाउनवर्ड है। बराबर, तो तीनों कार्बन की जो लाइंस है वो Cu वाली लाइन के नीचे है। बराबर, मतलब
नीचे वाला जो मोर रिएक्टिव है ऊपर वाले से, और उसको डिस्प्लेस कर सकता है। मतलब कॉपर का अगर आप चाहे तो कार्बन रिडक्शन करा सकते हो बड़ी आसानी से, ठीक है। तो ये बहुत ईजी है, यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग वंस आई डिस्कस द व्हाट इज दिस डेल्टा जी, व्हाट इज दिस टेम्परेचर, व्हाट इज दिस ग्राफ ऑल अबाउट, दैट एवरीथिंग विल डिस्कस। बट दिस ब्यूटिफुल डायग्राम टेल्स अस एवरीथिंग अबाउट व्हाट टेम्परेचर शुड बी टेकन फॉर रिडक्शन, कौन रिडक्शन करा पाएगा, कौन नहीं करा पाएगा, सारी डिटेल्स हमें इससे मिल सकती है। फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि एलिंघम डायग्राम के अंदर कॉपर इज़ ऊपर, इसके लिए इसे रिड्यूस करना आसान है, बस इतना याद कर लिया तो दैट इज़ इनफ। ऑलराइट, चलिए। सो अभी अगला जो है वो है रिडक्शन ऑफ ओर के अंदर हम लोग यहाँ पर रिएक्शंस देख लेते हैं। अगर कार्बन को एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ किया या कार्बन मोनोऑक्साइड को एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ किया, दोनों ही आप अलाउड है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हम कॉपर पायराइड को रोस्टिंग कर देंगे, और जो रोस्टेड कॉपर सल्फाइड रहेगा, रादर ये कॉपर ग्लैंस है, कॉपर पायराइट नहीं है, ये कॉपर ग्लैंस है Cu2S। तो कॉपर ग्लैंस को आपने क्या कर दिया, ऑक्सीडाइज कर दिया, तो इसको हो गया कॉपर ऑक्साइड, ये रोस्टिंग है बराबर, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया। अब ये जो कॉपर ऑक्साइड आपके पास में बचा हुआ है उसका आप क्या करेंगे, सीधा कार्बन से आप रिएक्शन करा दीजिए, कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड कुछ भी ले लो। तो Cu का बन जाएगा Cu2O का बन जाएगा Cu, और C और O का जोड़ी बन के क्या बन जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, और वो साइड में हो गया। इज इट क्लियर, बराबर है। हाँ, ये वर्ड देखो कॉपर मैट, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। अभी ये जो आपने प्रीवियस वाला जो पूरा मेथड देखा ना, ये वाला, ये असल में एक्चुअली में ये यूज़ होता नहीं है, दिस इज़ नॉट यूज्ड, बराबर है। ये मेथड जो है ये प्रैक्टिकली ये यूज़ नहीं होता है। मतलब क्यों कार्बन डाले, क्योंकि कॉपर को रिड्यूस करना इतना आसान है कि उसका ऑटो रिडक्शन पॉसिबल है। तो ऑटो रिडक्शन पॉसिबल है, इसके लिए ये मेथड हम प्रैक्टिकली यूज़ नहीं करते। लार्ज स्केल के ऊपर जो मेथड यूज़ होती है, इसके अंदर हम क्या करते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए हम लोग सबसे पहले जो कॉपर है उसको रिवर्बरेटरी फर्नेस के अंदर उसको हीट किया जाता है, रोस्ट किया जाता है, ठीक है। तो ये रोस्टिंग में क्या होगा वो मैं आपको बताता हूँ। तो ये रोस्टिंग में क्या होता है ना कि कॉपर पहले तो CuFeS2 जो उसके टुकड़े हो जाएंगे, और Cu2S और FeS सेपरेट हो जाएगा, दैट इज़ वन थिंग, ओके। एंड ये जो मिक्सचर है ना Cu2S और FeS, इसी को आप कहते हैं कॉपर मेट। क्या कहते हैं इसको, कॉपर मेट। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, व्हाट इज़ कॉपर मेट, MCQ के अंदर कई बार आया है। कॉपर मेट कंटेन्स कॉपर 1 सल्फाइड एंड आयरन 2 सल्फाइड। हैं, ये क्या बोला सर, अरे क्या क्या बोला, अरे Cu2S के अंदर कॉपर की ऑक्सीडेशन नंबर 1 है, +1 है, और FeS के अंदर आयन +2 में है ना, तो इसके लिए इसको हम कहते हैं कॉपर 1 सल्फाइड एंड आयरन 2 सल्फाइड, ओके। ये कुछ ज़्यादा हो गया क्या, हाँ आप ठीक है, ऑलराइट, यू गॉट द पॉइंट कि कॉपर मेट क्या है ये पूछा जाएगा। तो कॉपर मेट इज़ नथिंग बट क्यूप्रस सल्फाइड एंड फेरस सल्फाइड, क्यूप्रस फेरस, ओके, दोनों का रस मिला के क्या बन गया है, ये कॉपर मेट। इज इट क्लियर, कॉपर मेट बन गया है। अभी ये जो कॉपर मेट है ना, इसको हम क्या करते हैं, इसको हम रोस्टिंग करते हैं। तो रोस्टिंग करेंगे तो क्या होएगा कि कॉपर सल्फाइड जो है उसका कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा। हालांकि ये रिडक्शन पार्शियल होता है, कैसा होता है, पार्शियल, बराबर है, क्योंकि आयन ज़्यादा रिएक्टिव है इसके लिए वो तो पूरी तरह से ऑक्सीडाइज हो जाता है, उसका FeS का बन जाएगा FeO, बराबर। पहले सल्फाइड देखो, आयन सल्फाइड की रोस्टिंग हो गई, इसका क्या बन गया, आयन ऑक्साइड बन गया, और सल्फर डाइऑक्साइड उड़ गया। ये जो आयन ऑक्साइड है क्या ये हमें चाहिए, ऑफ कोर्स नो। तो इसी को हटाने के लिए तो हमने क्या डाला था इसके अंदर, फ्लक्स। तो इस बार हमारा फ्लक्स कौन सा है, SiO2 सिलिका। क्यों, क्योंकि FeO जो है ये एक बेसिक फ्लक्स है, हाँ बेसिक गैंग है। Fe है ना, आयन मेटल है, और आयन मेटल ऑक्साइड है, तो मेटल ऑक्साइड बेसिक होता है। तो बेसिक ऑक्साइड होने के कारण उसके अंदर जो हमने फ्लक्स डाला है वो एसिडिक है, सिलिका उसके अंदर डालते हैं। तो सिलिका और FeO का मिक्सचर चला के FeSiO3 बन जाता है, और वो साइड में हो जाता है। ये प्रोसेस जो हम लोग करते हैं ना, इसको किया जाता है एक भट्टी के अंदर, और भट्टी को हम कहते हैं, फर्नेस को हम कहते हैं बेजेमर कन्वर्टर, ऑलराइट, बेजेमियर कन्वर्टर, ओके, बेजेमराइजेशन भी कहते हैं प्रोसेस को। बेजेमर कन्वर्टर एक बहुत पुराना यूज़ होने वाला भट्टी है। आप लार्ज स्केल उसका इमेज भी देख सकते हो गूगल के अंदर, बेजेमर कन्वर्टर, ठीक है। तो बेजेमर कन्वर्टर के अंदर भी इसको डाल सकते हैं। यहाँ पर आपकी बुक में जो मेंशन किया है वो मेंशन किया गया है रिवर्बरेटरी फर्नेस। तो रिवर्बरेटरी फर्नेस के अंदर सिलिका हमने क्यों डाला, इस सवाल का जवाब आप दे पाओगे, ऑफकोर्स। क्या है ये हमारा फ्लक्स है जो FeO को साइड करने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर वही लिखा है, इन द फर्नेस
iron oxide slags off as an iron silicate and copper is produced in the form of copper matte. This contain copper sulfide and iron sulfide. ठीक है. सो कॉपर सल्फाइड आयन, एक्चुअली ये स्टेटमेंट की फ्रेमिंग है ना बहुत ठीक नहीं है. मेनली पहले कॉपर सल्फाइड आयन सल्फाइड आपके पास में होता है जिसका आप क्या करते हो, ऑक्सीडेशन करा देते हो और जिससे आपको Cu2s का क्या बन जाता है, Cu2O बन जाता है और FeS का बन जाता है FeO. ओके. हालांकि जो कॉपर सल्फाइड वो पूरी तरह से हम रोस्ट नहीं करते हैं. ठीक है. ये रहा बेजेमर कन्वर्टर. बेजेमर कन्वर्टर की डिटेल्स आपके पुराने सिलेबस में थी, वो अब निकाल दी गई है तो मैं इसको डिटेल में नहीं ले रहा हूँ. ऑलराइट. बट इसके अंदर एक खास बात यही है कि इसके अंदर सिलिका की लाइनिंग हम लोग यूज़ करते हैं. आजू बाजू सिलिका का कोटिंग होता है. क्यों होता है? बस यही है, आयन को साइड हटाने के लिए. ठीक है. ताकि आयन साइड में चिपक जाए और हमारे जो मेन सोल्यूशन कॉम्पोनेंट है उसमें सिर्फ कॉपर ही बचे. ठीक है. अभी जो कॉपर मेट जो हमारे पास में है उसको हम बेजेमर कन्वर्टर के अंदर डाल देते हैं और सम सिलिका इज एडेड. देखो वापस से सम सिलिका इज एडेड, ये स्टेटमेंट ही बता रहा है कि प्रीवियस स्टेट के अंदर कुछ तो वो लोग ने झोल किया हुआ था. ऑलराइट. मैं बेसिक फिर से एक बार बता देता हूँ, एकदम सिंपल है. आपके पास में CuFeS2 है, इसको आप पहले रिवर्बरेटरी फर्नेस के अंदर हीट करेंगे तो दोनों सेपरेट हो जाएंगे. आपको आयन सल्फाइड मिलेगा और क्यूप्रस सल्फाइड मिलेगा. ठीक है. आयन 2 सल्फाइड एंड कॉपर 1 सल्फाइड. इसी को आप कहते हैं कॉपर मेट. इसका आप जो है रोस्टिंग कराते हो. रोस्टिंग में FeS जो है उसका FeO बनेगा, आयन सिलिकेट बन के साइड हो गया. और जो कॉपर सल्फाइड है उसका पार्शियल रोस्टिंग होकर वो कॉपर ऑक्साइड बना है और कुछ क्वांटिटी ऑफ कॉपर सल्फाइड अभी भी बचा है. इज इट क्लियर? ऑलराइट. और अब हम क्या करेंगे, ये देखो, ये तो रिएक्शन आप पहले ही देख चुके हो. ये रिएक्शन बड़ा मज़ेदार है. यहाँ पर आप देखिए कॉपर सल्फाइड की रोस्टिंग करके हमने कॉपर ऑक्साइड बनाया. कंप्लीटली कि पार्शियली. ऑलराइट. सो पार्शियली ये जो कॉपर ऑक्साइड जो बना हुआ है उसका कॉपर सल्फाइड के साथ में जो रिएक्शन होएगा इससे क्या होगा, SO2 साइड हो जाएगा. और ये क्या है, ऑटो रिडक्शन प्रोसेस है. क्या है ये? ऑटो रिडक्शन प्रोसेस है. तो Cu2O एंड Cu2s इन दोनों का आपस में ही रिएक्शन हुआ. तो कोई कार्बन फार्बन कुछ डालने की आपको ज़रूरत नहीं है. ये आपस में ही एक दूसरे को रिड्यूस कर देंगे. S और O का बन गया SO2 और कॉपर साइड में हो गया. इसी को आप कहते हो क्या, ऑटो रिडक्शन. मतलब खुद ही से खुद को वो रिड्यूस कर रहा है. आया समझ में? तो इसको हम क्या कहते हैं, ऑटो रिडक्शन प्रोसेस कहते हैं. इज़ दैट वेरी मच क्लियर? ऑलराइट. अभी इसमें जो कॉपर रिडक्शन से हमें जो मिलता है इसको, ये 100% प्योर नहीं होता है और इसे हम कहते हैं ब्लिस्टर कॉपर. क्या कहते हैं? ब्लिस्टर कॉपर. ये एक क्रूड फॉर्म ऑफ अ कॉपर है, मतलब इम्प्योर फॉर्म ऑफ द कॉपर है. इसको हम रिफाइनिंग टेक्निक से डेफिनेटली रिफाइन करेंगे. तो पहले आप ये याद कर लीजिए क्या है, क्रूड कॉपर है. और क्रूड कॉपर के अंदर आपको ध्यान रखना है कि ब्लिस्टर कॉपर क्यों कहलाता है. क्यों? बिकॉज सॉलिड कॉपर जो जब ये बनता है ना, इस प्रोसेस में जो कॉपर बनी है ना, ये कॉपर में से देखो कंटिन्यूसली SO2 गैस बाहर निकल रही है. बराबर. तो SO2 गैस जब बाहर निकलती है ना तो वहाँ पर बड़े बड़े होल्स रह जाते हैं. तो उसको हम ब्लिस्टर कहते हैं. बराबर है. ब्लिस्टर आप जैसे कि मान लीजिए आप उत्तपा या डोसा बनाए सर. ओके. तो उत्तपा डोसा जो बनाते हैं ना, तभी क्या होता है, उसके अंदर से जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उड़ जाती है तो पीछे क्या होता है, होल्स छूट जाते हैं ना, छोटे छोटे बहुत सारे. तो यहाँ पर ऐसे बड़े बड़े होल्स छूट जाते हैं. पर फंडा वही है कि गैसेस जब उड़ जाते हैं तो पीछे वहाँ पर वेकेंट स्पेस बच जाती है. और उसका लिए उसका एक रफ उसका जो फिनिश रहता है उसी को आप ब्लिस्टर कहते हैं. ऑलराइट. तो इसके लिए उसको हम क्या कहते हैं, ब्लिस्टर कॉपर. क्या कहते हैं? इट लुक्स समथिंग लाइक दिस. ओके. सो कॉपर जो बना रहेगा ना वो एकदम पूरा ऐसा नहीं रहेगा कि मोल्टन स्टेट में बनेगा ना और मोल्टन में से सॉलिडिफाई हो जाता है धीरे धीरे. जब वो सॉलिडिफाई होते रहता है तब ये SO2 गैस तो उसमें कंटिन्यूसली बाहर निकल रही है. तो SO2 गैस जो बाहर निकलती है इसके कारण उसका ब्लिस्टर लाइक अपीयरेंस है. इसके लिए इसे क्या कहा जाता है, ब्लिस्टर कॉपर. ऑलराइट. अब आता है इस कॉपर को हम रिफाइन कैसे करें. तो इसमें हम इलेक्ट्रो रिफाइनिंग टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं. खास ध्यान दीजिए, कॉपर के रिफाइनिंग में क्या यूज़ करेंगे, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग. तो इम्प्योर कॉपर इज टेकन एज एनोड. यू रिमेंबर दिस. इम्प्योर मेटल को कहाँ लेना होता है, एनोड पे लेना होता है. प्योर मेटल को आप कैथोड पे ले सकते हैं. कॉपर एल्यूमिनियम भी लिया जा सकता है, प्योर कॉपर भी लिया जा सकता है. यहाँ पर हमने प्योर कॉपर की ली हुई है रॉड और यहाँ पर हमने इम्प्योर कॉपर लिया हुआ है. तो इम्प्योर कॉपर में किस तरह की इम्प्योरिटी होगी, दो तरह की, एक हाई रिएक्टिव एक लेस रिएक्टिव. तो हाई रिएक्टिव इम्प्योरिटी विल रिमेन इन द सोल्यूशन. लेस रिएक्टिव इम्प्योरिटी विच कंटेन्स एंटीमनी, सिलेनियम, टेलुरियम, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम. लेस रिएक्टिव मेटल की इम्प्योरिटीज़ जो है वो सारी यहाँ पर नीचे एनोड मड में जमा हो जाएगी. Is that clear? And as you remember, I had already said recovery of these highly precious metals, less reactive metals का आप अगर रिकवरी कर लेते हो तो that will be nullifying the cost for the refining. ये जो पूरी प्रोसेस की जो कॉस्ट है वो आपकी रिकवर हो जाती है ना.
और कॉपर जो प्योर कॉपर ये धीरे धीरे आपका जो ये वाला जो एनोड है वो डिज़ोल्व हो जाएगा और कैथोड के ऊपर सारा जो कॉपर कॉपर रहेगा वो जाके डिपॉजिट हो जाएगा। इज़ दैट क्लियर? सोल्यूशन हमने क्या लिया है? एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट। यहाँ एक्वस लेने में कोई दिक्कत नहीं है बिकॉज हाइड्रोजन और कॉपर में कॉपर इज़ लेस रिएक्टिव, सो एक्वस लेने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इज़ दैट क्लियर? तो ये आपका क्या हो गया? इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। ओके, तो इलेक्ट्रो रिफाइनिंग से कॉपर भी आपका प्योर हो गया। ये था आपका कॉपर का एक्सट्रैक्शन मेथड। इसके अलावा कॉपर का एक और लार्ज स्केल मेथड है एक्सट्रैक्शन का, ये भी बहुत बढ़िया मेथड है और ये है कॉपर फ्रॉम दी स्क्रैप और लो ग्रेड ओर्स। मतलब कोई भी क्या बोलते हैं ये डब्बा बाटली प्लास्टिक भंगार वाले हैं। ओके, तो ये जो आपका है दैट इज़ नथिंग बट व्हाट कॉपर स्क्रैप। जो वायर्स वगैरह हम लोग यूज़ करते हैं तो जो भी यूज्ड अप वायर्स रहते हैं उसको जो थ्रो कर देते हैं तो वो सारा कॉपर जाता किधर है? कॉपर स्क्रैप में जाता है, बराबर है। फिर आप ये जो कॉपर पाइपिंग कराते हो, आपने एसी में देखा होगा कॉपर की पाइपिंग लगी रहती है, तो पाइपिंग में बहुत बड़ा पाइप लगा है और छोटा मोटा टुकड़ा बच गया तो छोटे छोटे टुकड़े का क्या करेंगे? वो सबको जमा किया जाता है और उसको और जो भी लो ग्रेड, इसको हम बोलते हैं कि कॉपर स्क्रैप, और उसमें से कॉपर निकालने की जो मेथड है वो है हाइड्रोमेटालर्जी। और ये कई बार एग्जाम के अंदर आया हुआ है। लो ग्रेड ओर में से या स्क्रैप में से कॉपर निकालने की टेक्निक कौन सी है? पायरोमेटालर्जी की हाइड्रोमेटालर्जी? आंसर इज हाइड्रोमेटालर्जी। इसके पहले जो हमने देखा था वो पायरोमेटालर्जी से हमने कॉपर को एक्सट्रैक्ट किया था। इज दैट क्लियर? ऑटो रिडक्शन प्रोसेस जो की थी ना, भट्टी ली थी ना हमने, वहाँ पर गर्म कर रहे थे, तो पायराइट ओर में से कॉपर पायराइट, अगर आप चाल्को पायराइट ओर का इस्तेमाल करते हैं तो वो पायरोमेटालर्जी कहलाता है। लेकिन अगर आप कॉपर स्क्रैप का इस्तेमाल करते हैं तो वो जो है आपका क्या कहलाएगा? वो हाइड्रोमेटालर्जी। इज इट वेरी मच क्लियर? और रिडक्शन के लिए यहाँ पर बैक्टीरिया का भी इस्तेमाल किया जाता है, एसिड्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। ओके, लीचिंग के लिए, मतलब वो कॉपर में से काम की चीज़ें कॉपर का वो इसमें निकालता है, सोल्यूशन में उसको निकाल लेगा, है ना। जैसे कि मान लीजिए हमने अगर इसमें सल्फ्यूरिक एसिड डाल दी तो सल्फ्यूरिक एसिड विल रिएक्ट विद दिस एंड विल फॉर्म कॉपर सल्फेट, है ना। अभी इसकी एंजाइमेटिक टेक्निक जो होती है बैक्टीरिया के थ्रू, उसकी कोई डिटेल अवेलेबल नहीं है मेरे पास में, बट हम इसको याद रखें कि लीचिंग प्रोसेस कैन बी डन बाय एनी ऑफ दीज। नाउ द सोल्यूशन विच कंटेन्स द कॉपर आयंस, बराबर है, अलॉन्ग विद दी आयन, इट इज़ ट्रीटेड विद दी आयन और जिंक और हाइड्रोजन। मोर रिएक्टिव मेटल से इसको आप ट्रीट कराओ। मान लीजिए मेरे पास में कॉपर सल्फेट है और मैं उसको भी इससे ट्रीट कर रहा हूँ, किससे? आयन से ट्रीट कर रहा हूँ, बराबर है। तो क्या होएगा? आयन इज़ मोर रिएक्टिव, तो कॉपर सल्फेट क्या करेगा? कॉपर सल्फेट में ये आयन इधर चला जाएगा, इसका बन जाएगा FeSO4 और कॉपर जो है आपका प्रेसिपिटेट हो जाएगा और उस तरह से आप कॉपर को सेपरेट कर सकते हैं। समझ गए ना? सो कॉपर को एक्सट्रैक्ट करने के लिए आप किससे से भी रिडक्शन कराओ, हाइड्रोजन से रिडक्शन कराओ, आयन से कराओ, जिंक से कराओ, जिससे भी कराओ, जो भंगार आपके पास में अवेलेबल है आप यूज़ कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो ये लो ग्रेड ओर में से और स्क्रैप में से कॉपर को पाने की मेथड का नाम क्या है? हाइड्रोमेटालर्जी। इज दैट वेरी मच क्लियर? सो दिस इज इट। ये हो गया आपका कॉपर एक्सट्रैक्शन। थैंक यू सो मच। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, स्टे ट्यून्ड, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।